जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 बहुपद। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो बहुपद तो हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए हैं कि बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजगणित क्या होती है। इन सारी चीज़ों की जो जनरल जानकारी है वो हमने ग्रहण कर ली है। अब हमें इससे आगे ये जानना है कि किसी बहुपद के शून्यकों, बहुपद का मतलब जो पॉलिनोमियल्स होता है, जो उसके शून्यक होते हैं और शून्यकों के साथ साथ उसके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी हमें इस चैप्टर में लेनी है या इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए हम बहुपद के प्रकारों में यदि चलते हैं तो हमारा पहले नंबर पे आता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद होता है इसकी जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया था। यदि इसके सामान्य रूप की बात की जाए, रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, तो रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप है वो होता है ax प्लस b। ठीक है, बराबर करके 0 नहीं लिखेंगे। यदि हम बराबर करके 0 लिख देंगे तो वो बन जाएगा रैखिक समीकरण, फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो पक्ष हो जाएंगे LHS और RHS। इसलिए हम इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे ax प्लस b। जहाँ एक कंडीशन लगती है उस कंडीशन को हम यहाँ लिख देंगे, जहाँ कंडीशन क्या होती है a बराबर नहीं 0 व a व b वास्तविक संख्याएं हैं। ये व भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रख करके चलना है कि a बराबर नहीं, यहाँ हमने गलत लिख दिया, यहाँ 0 होना चाहिए। a बराबर नहीं 0। ठीक है, देखिए a बराबर नहीं 0 क्यों होना चाहिए। देखो यदि जो हमारा ये है ax प्लस b, यदि देखो a का मान 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी। तो देखो किसी भी संख्या से जब 0 का गुणा होता है तो उसका पूरा का पूरा मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा ओनली प्लस b बचेगा, या किसी पे क्या बचेगा? b बचेगा। तो देखिए b क्या है, यहाँ पास अचर पद है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पास ये जो b है वो क्या है? अचर पद है। अब जब सिर्फ इसमें अचर पद बचा, अचर पद की घात कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है ना, तो जब यहाँ सिर्फ अचर पद बचा तो अचर पद की घात कितनी हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक बहुपद, या इसी को लाइनर इक्वेशन भी कहते हैं, जिसकी उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो घात किसकी गिनते हैं? चर की घात। हमेशा ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद या कि बहुपद यदि आप पढ़ना, तो बहुपद में यदि आपसे कोई भी कभी भी पूछ देता है कि हम बहुपद में किसकी घात गिनते हैं, तो हम चर की घात गिनते हैं। हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, हमने बताया है कि जो बहुपद होता है वो चर और अचर का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो घात हमेशा किसके गिनते हैं? चर की घात को गिना जाता है। तो चर इसमें क्या है? यक्ष चर है। कितने चर हैं? 1 चर है। और यहाँ जब घात कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यक्ष की घात कितनी है? यहाँ पास 1 है। तो जहाँ की घात 1 होगी वो कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, b क्या है? यहाँ पास b अचर पद है। देखो हमने लिखा है a और b वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्या तो आप लोग जानते हुए परिमेय और अपरिमेय का जो समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अगला कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पहले कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि a बराबर नहीं 0। फिर हम बोल रहे हैं a भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखो परिमेय अपरिमेय यानी जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो बहुपद की घात होती है वो कभी भी परिमेय नहीं होती, वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी कोई पूर्ण संख्या हो सकती है। यक्ष की घात कभी भी 1/2 नहीं होगी। यदि यक्ष की घात 1/2 हो जाएगी तो फिर ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो सभी बहुपद बीजीय व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है। अब चलिए ए बी, जैसे हम लोग मान लो कि ए के बाद 2 ले लिए
और बी में ले लिए 3। तो यहाँ ये समान रूप का मतलब ये सांचा है। जैसे हम ईंटा बनाते हैं तो ईंटे के लिए सांचा होता है, उसमें हम मिट्टी डाल करके और उससे निकालते हैं तो एक ईंट का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से जो हमारा समान रूप है वो एक सांचे के समान काम करता है। तो यदि हम इस सांचे में ए और बी की वैल्यू रख देते हैं तो देखो हमारा सांचा क्या है, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी हमारा हो गया सांचा। ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब बताओ 2x प्लस 3 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। यहाँ x की घात कितनी है, तो x की घात कितनी है यहाँ, तो यहाँ x की घात 1 है। अब कोई पूछे x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पास हम बताएंगे कि x का गुणांक कितना है, 2 है। x का गुणांक कितना है, 2। तो यानी जो ये a है यही है x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पास 2 है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि अचर पद क्या है, तो अचर पद इसमें है b, ठीक है ना। तो अचर पद b का मान कितना है, 3 है। तो अचर पद की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। अब चलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके शून्यकों की बात की जाए तो इसका जो शून्यक होता है हम उसके बारे में चर्चा करें तो ए एक्स प्लस बी का जो शून्यक होता है, यदि आपसे कभी भी कोई भी परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि आप रैखिक बहुपद का शून्यक बताओ, तो ए एक्स प्लस बी का जो शून्यक होता है, ए एक्स प्लस बी का शून्यक होता है माइनस बी अपान ए होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है इसका शून्यक, माइनस बी अपान ए। किसका शून्यक होता है, ए एक्स प्लस बी का शून्यक। ए एक्स प्लस बी क्या है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप। यहाँ ए क्या है, वास्तविक संख्या, बी क्या है, वास्तविक संख्या, बी ही हमारा इसमें अचर पद है। यक्स का गुणांक क्या है, ए है। यक्स का गुणांक कितना है, ए है। यक्स की घात कितनी है, 1 है। ये सारी बातें हमको यहाँ पास ध्यान रखना है। अब हमने इसमें देख लिया कि जो हमारा रैखिक बहुपद होता है तो रैखिक बहुपद का शून्य क्या हो गया, माइनस बी अपान ए होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद रैखिक बहुपद के बाद हमारा आ जाता है द्विघात बहुपद। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, किसके बारे में हमको देखना है, द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो यदि द्विघात बहुपद के सामान्य रूप की बात की जाए तो इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बराबर 0 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि यहाँ बराबर 0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, यहाँ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ पास देखिए, जहाँ कंडीशन होती है, जहाँ पहली कंडीशन है ए बराबर नहीं 0, दूसरे में है ए बी व सी, कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ए व बी, ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं। ये बात हमको ध्यान में रखना है। यहाँ ये बोल रहा है, तो चलिए पहली कंडीशन को यहाँ देख करके देख ले। यदि मान लो ऐसा हो, यदि a बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये पूरी वैल्यू जब 0 से गुणा होगा, आपको पता है किसी संख्या का 0 से गुणा होता है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पास क्या बचेगा, ये हमारा बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। देखो अब यहाँ x की घात कितनी है, यहाँ x की घात 1 है। तो जब x की घात 1 हो जाएगी तो क्या ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ क्या कंडीशन होती है, a बराबर नहीं 0, यानी a का मान 0 से या तो बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। 0 से छोटे मान कौन से होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं, जैसे -2, -3, -4, -5, -1, ये सभी कैसे हैं, ऋणात्मक मान है। या कि धनात्मक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, लेकिन 0 नहीं होगा। अब ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। चलो एक एग्जाम्पल लेकर के, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा मान है a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर है 5।
तो देखो मैंने बताया कि सामान्य रूप का मतलब इसका साँचा। तो द्विघात बहुपद का यदि हम साँचा ले लें तो ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। साँचा का मतलब यहाँ फॉर्मेट से है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा तो a की वैल्यू हमने यहाँ कितना लिया है समझने के लिए, a की वैल्यू हमने लिया है 2, ठीक है ना। तो जब a की वैल्यू हमने 2 लिया तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, देखो यहाँ b की वैल्यू हमने माइनस में लिया है तो प्लस का माइनस से हो जाएगा गुणा, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारा 3x, और देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस 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 ही होता है, और यहाँ c का मान कितना है 5। तो देखिए ये हमारा बन गया द्विघात बहुपद, यानी 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो अब आपसे कोई पूछे यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है इस बहुपद में, तो x की अधिकतम घात 2 है। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। अब ये बताओ कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक a है। a की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी a बराबर 2, और x² का गुणांक भी कितना हो जाएगा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x² का गुणांक 2। अब बताओ x का गुणांक b होता है, b की वैल्यू कितनी है -3 है, तो x का गुणांक क्या हुआ b हुआ, तो b का मान कितना हुआ -3, इसलिए x का गुणांक क्या होगा -3। और यहाँ ये जो c होता है, ठीक है ना, यानी जो 5 है, यहाँ जो c है, ये c हमारा कहलाता है अचर पद। c क्या कहलाता है अचर पद। तो यहाँ अचर पद की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पास अचर पद की वैल्यू दी गई है 5। फिर से एक बार देख लेंगे, x² का गुणांक a की वैल्यू 2, इसलिए x² का गुणांक 2, x का गुणांक b की वैल्यू कितनी है -3, इसलिए x का गुणांक -3। अचर पद क्या है c है, तो c का मान कितना है यहाँ 5 है, इसलिए अचर पद की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब आगे द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को जानने के लिए हम एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ले लेते हैं और उसमें समझते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से मान दिया रहेगा। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन मान लेते हैं, हम बहुपद को क्या करके लिख सकते हैं, बहुपद को हम लिख सकते हैं px करके लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हमने मान लिया कि px क्या है, हमारा एक बहुपद है जिसकी वैल्यू हमें दी है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। यहाँ हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम इनके वैल्यूज देख लेते हैं। देखिए यहाँ a का मान कितना है, a का मान मतलब x² का गुणांक कितना है 2 है, लिख दिया हमने 2। फिर देखो b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ कितना है, यानी x का गुणांक b का मान मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -8। c की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पास हमने लिख दिया c की वैल्यू 6, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, इसका हमें गुणनखंड करना होता है। तो चलिए हम इसकी फैक्टर विधि यानी गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ सबसे पहले हमें ये प्रोसेस रफ में ही करनी है। सबसे पहले हमें a इंटू कर देना होता है c, ठीक है। तो देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारे a की वैल्यू है वो है 2, ठीक है ना। तो ये हो गई 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना यहाँ पास हो जाएगा हमारा 12, यानी ac की वैल्यू कितनी आ गई 12। ac की वैल्यू कितनी हो गई 12। और देखिए b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है -8, ठीक है। तो जो b की वैल्यू हमारी -8 है, इसको हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। किस वैल्यू को, b की वैल्यू को। तो जो हम b की वैल्यू को 2 भागों में तोड़ेंगे, उन दोनों वैल्यूओं का जब हम आपस में गुणा करें तो ac का मान आना चाहिए, और जब उन दोनों वैल्यूओं को आपस में जोड़ें या घटाएं यानी योग या अंतर करें तो b की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए ac की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है ना, यानी गुणा करने पर हमको कितना मान मिलना चाहिए 12, यानी दोनों जो वैल्यू यहाँ लेंगे तो दोनों का आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, और जब दोनों वैल्यू को आपस में जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए -8, ठीक है। तो देखो
इस प्रकार से यदि हम 12 का करना है, हमें गुणनखंड कर लेना है। इसके लिए तो मान लो यहाँ छोटी वैल्यू है तो हम यहाँ बता देंगे 6 दूना 12 होता है, लेकिन मान लो यदि बड़ी वैल्यू होता तो क्या करते। तो इसका एक सरल सा मैं फंडा आपको बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, AC का गुणनखंड। तो AC की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो चलिए हम 12 का करते हैं गुणनखंड। ठीक है, 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्का 12। ठीक है, देखो ये 2 और 6 में चेंज हो जाता है। ठीक है, गुणनखंड के रूप में टूट गया। अब यहाँ और आगे कितने में चला जाएगा, और आगे चला जाएगा 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब इनका आपस में हम जोड़ा बनाते हैं। किस प्रकार से जोड़ा बना करके इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखो, यदि हम 2 को अलग रहने दें और इनको एक साथ कर दें तो 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि हम 6 का 2 से गुणा करें तो कितना मिलेगा, हमें 12। तो चलिए यहाँ हम 6 गुणे 2 कर देते हैं तो हमें 6 दूना 12 तो मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल गया। ठीक है ना। यहाँ देखो 12 हमें किस में लाना है, प्लस में लाना है। ये प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखना है। 12 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अब जो b की वैल्यू है वो माइनस में 8 होना चाहिए। ठीक है ना। इनको आपस में जोड़ना घटाना है। तो देखो 6 धन 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा, लेकिन हमें किस में लाना है, इस वैल्यू को माइनस में लाना है। तो इन दोनों वैल्यू को माइनस में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, चिन्हों पर ध्यान देना होता है। तो जो चिन्हों की संक्रिया वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है कि जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, ये तो हो गई काहे की बात, समान चिन्हों के गुणा की बात। ठीक है, अब जब हम असमान चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं, यानी माइनस का गुणा जब हम प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस प्लस माइनस आता है। जब हम प्लस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तब भी क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है ना। तो देखो हमें गुणा करने पे क्या लाना है, प्लस लाना है। इसके लिए प्लस आने के लिए 2 स्थितियां हैं, या तो दोनों चिन्ह, दोनों संख्याओं के चिन्ह धनात्मक होने चाहिए या दोनों संख्याओं के चिन्ह ऋणात्मक होने चाहिए। ठीक है। अब देखो जोड़ घटाना की बात की जाए तो जोड़ घटाना क्या होता है कि जब समान चिन्ह होते हैं, देखो जोड़ने के लिए जब प्लस के साथ हम प्लस को ही जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या आएगा, प्लस का ही चिन्ह आएगा और दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों सजाती हैं। तो सजाती मान आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाया करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि 6 है और धन 2 है, दोनों सजाती हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे मान लो कि -6 होता, धन -2 होता, देखो दोनों सजाती हैं तो 6 में 2 होता, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, और 6 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लो ये विजाती हो जाए, ये हो जाए -6 धन, ये हो जाए प्लस में 2। देखो ये विजाती हो गए, विजाती का मतलब एक प्लस में है, देखो ये 2 प्लस में है और ये 6 माइनस में है, यहाँ विजाती कहलाएंगे। तो विजाती में इनका घटाना हो जाता है, ये घट जाते हैं। तो देखो -6, यहाँ वैसे संख्या तो 2 बड़ी है, लेकिन यहाँ पास यदि वैल्यू देखी जाए तो 6 की अधिक है, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस, और 6 में 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बच जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लो कि ये 6 प्लस में होता और ये 2 माइनस में होता तो यहाँ पास क्या होता कि देखो ये प्लस में है, प्लस की वैल्यू अधिक है, माइनस की वैल्यू कम है, विजाती हैं यानी समान जाति के नहीं है, यानी समान चिन्ह के नहीं है, तब इनका योग होगा। तो ये 6 बड़ा है 2 से, तो 6 में 2 निकल जाएगा तो यहाँ 4 धनात्मक आएगा। ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार से कंडीशन हमारे इस क्वेश्चन पे भी बन रही है। तो यहाँ देखेंगे हमें क्या लाना है, प्लस में लाना है मान यहाँ 12 का। तो देखो दोनों को यदि हम ऋणात्मक कर दें, -6 और -2, तो माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। इसी प्रकार से जब हम योग की संक्रिया करेंगे तो योग की संक्रिया जब करेंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ -6 और -2, देखो दोनों ये -6 और -2 क्या है, सजाती हैं। तो -6 और -2 जब सजाती रहेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, -8। ठीक है। तो यहाँ पास हमने देखा कि हमें क्या क्या मान मिला, -6
और -2, इनके साथ क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बी में चर है हमारा वो क्या है, यक्स है। तो इसको हम आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 2x² - 6x - 2x धन 6। इस प्रकार से हम इसको तोड़ करके लिख देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पास भी हम समझ सकते हैं, -6 में -2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, -8। ये देखो दोनों स्टेप में चलता है, आगे भी जाता है मतलब रिवर्स में भी जाएगा और फॉरवर्ड में भी जाएगा, मतलब आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, यानी दोनों ओर से इक्वल मान आने चाहिए, नहीं तो गलत कहलाएगा। आगे देखते हैं, इनको क्या करते हैं कि 2 के जोड़े में हम लिख लेते हैं। तो पहले को 2 जोड़े में यदि हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² - 6x, ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको भी -2x + 6, एक ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं। अब इनमें से निकालते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ 2x², ठीक है, यदि हम 2x² का यहाँ गुणनखंड करते हैं तो 2x² का गुणनखंड हमको कितना मिलेगा, 2 × x, यानी देखो यहाँ एक ठो 2 है और 2 ठो क्या है, x है, ठीक है। इसी प्रकार जो 6 है, 6x है मतलब, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 और इंटू में क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ देखो 2 × 6 और x, तो देखो 2x यहाँ भी है, 2 और x यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन हमें क्या लेना होगा, 2 और x लेना होगा। जब हमने 2x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। देखो यहाँ हमने प्लस का चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस। जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा क्या, 3 बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। अब देखो यहाँ माइनस चिन्ह है तो चलो माइनस चिन्ह ले लिए, कॉमन में ले लिए। और यहाँ देखो 2x है तो 2 × x है और 6, 2 × 6, देखो 2 दोनों जगह पे कॉमन है तो यहाँ से 2 ले लिया हमने, -2 ले लिया कॉमन। तो -2 जब कॉमन में आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, वो भी प्लस में। देखो ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह दोनों का आपस में गुणा होगा। तो अभी हमने बताया कि जब माइनस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह के साथ होता है तो माइनस आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस और 2 × 6, तो यहाँ बच जाएगा 3। अब इसके आगे देखो यहाँ से हमें मिलान करते चलना है कि जो दोनों कॉमन आनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो x - 3 यहाँ भी आया है, x - 3 यहाँ भी आया। क्वेश्चन को हल भी करेंगे, जांच भी करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो x - 3 2 बार है, एक बार कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x - 3, ठीक है, इनटू यहाँ 2x - 2 है तो यहाँ एक बार 2x - 2 कर देंगे। देखिए इसका हो गया गुणनखंड। कितने गुणनखंड मिले हैं हमें, यहाँ 2 गुणनखंड मिले हैं, ठीक है ना। क्या क्या मिला है हमें, गुणनखंड किया तो लास्ट में गुणनफल मिला, हमेशा ध्यान रखना। हमने क्या किया, गुणनखंड किया, मिला क्या, गुणनफल मिला। अब इससे ज्ञात करने हैं इसके शून्यक, ठीक है ना। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इन गुणनफलों की तुलना हम कर देते हैं 0 से, ठीक है। तो देखो पहला हमारा है गुणनफल x - 3, इसकी तुलना कर देंगे 0 से तो बराबर हो जाएगा 0। यहाँ ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा, या करके लिखेंगे 2x - 2 बराबर, यहाँ भी लिख देंगे 0, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिला, x - 3 बराबर 0, या करके लिखते चलेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज हैं, इसमें 2 इसके गुणनफल मिलते हैं, इसको भी लिख देंगे। देखो यहाँ पास 2x है इक्वल, ये जो माइनस में 2 है ये LHS में है, RHS में जब जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस की x बराबर, देखिए माइनस का 3 है, RHS में जाएगा 3 तो ये किस में हो जाएगा, माइनस से प्लस का। या करके आगे देखेंगे, ये देखिए अब यहाँ 2 × में है तो इधर इंटू में जब रहेगा तो यहाँ अपान में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x यानी इक्वल 2/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चाहो तो इसको भी लिख दो कि x बराबर 3, या करके लिख दो x बराबर 1, 2 1 कम 2। तो देखिए हमें इसके 2 शून्यक मिल जाते हैं। हम पहले शून्यक को बोल देते हैं अल्फा और दूसरे शून्यक को बोल देते हैं बीटा, ठीक है ना। क्योंकि इसके कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2। तो यहाँ अल्फा बराबर यानी पहला शून्यक क्या आ गया, 3, व बीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमें गुणांकों और शून्यकों में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए हम यहाँ सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो चलिए हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल,
ठीक है। तो योगफल का मतलब क्या होता है? दोनों का योग। हमारे शून्य कौन कौन है? अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पास हमने लिख दिया शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है हमारा माइनस बी अपान ए। अब यदि आपसे पूछे कि हम माइनस बी क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारा माइनस बी है वो क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ माइनस चिन्ह तो कॉमन में है पहले से, और b क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ लिख देंगे x का क्या है? ये माइनस बी, यानी b क्या है? x का गुणांक है, और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है, पहले भी मैं समझा चुका हूं। तो यहाँ लिख देंगे बटे x स्क्वायर, यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x का गुणांक, और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो चलिए इनको भी हम ज्ञात करके लिख देते हैं। देखो शून्यकों का योगफल यानी दोनों इक्वल आना चाहिए, इधर का और इधर का, LHS और RHS का। जब दोनों मान इक्वल होंगे तो हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। देखिए अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 इक्वल, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन में है। और चलिए b की वैल्यू देखते हैं, तो b की वैल्यू यहाँ हमें मिली है, देखिए b की वैल्यू है -8। तो हम b की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे? एक माइनस चिन्ह तो सूत्र से मिला, ये जो माइनस चिन्ह है ये सूत्र का है, और b की वैल्यू कितनी है? -8। तो कितने माइनस चिन्ह हो जाएंगे यहाँ? 2। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ देख लेते हैं कि a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम a की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। यहाँ हमने लिख दिया a की वैल्यू 2। अब चलिए इससे आगे करते हैं। तो देखो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इक्वल, ये देखो माइनस इंटू माइनस, अभी हमने पढ़ा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये चिन्ह चेंज होकर के प्लस में हो जाएगा, और ये बचेगा 8, क्योंकि हम प्लस का मान इसके सामने नहीं लिखते हैं, धनात्मक संख्या के सामने प्लस का मान नहीं या प्लस नहीं लिखा जाता, सिर्फ ऋणात्मक में माइनस लिखा जाता है। अपान में यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 चौको 8, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा 4 = 4। तो यहाँ पास देखिए ये जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है। ये हो गया हमारा शून्यकों के मध्य योगफल, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा संबंध होता है उसको हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा। शून्य कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C का मतलब यहाँ क्या है? C यहाँ पास जो हमारा C है वो है अचर पद, ठीक है ना। अभी मैंने इससे पहले बताया इसी वीडियो में कि हमारा C क्या होता है? अचर पद होता है। A क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 1। तो इसको लिखेंगे 3 × 1 इक्वल। यहाँ देख लेते हैं C की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ जब हमने मान लिखा तो C की वैल्यू है 6 और A की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पास हमारा सूत्र कहता है C/1, ठीक है ना। तो जब C/1 A कहता है तो C की वैल्यू हो गई 6, A की वैल्यू हो गई 2। तो इसको लिखेंगे 6/2। अब देखो 3 एकम 3 बराबर यहाँ 6 कितना है? 2। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। यहाँ भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि इन दोनों का भी मान आपस में क्या है? बराबर है। ये 3 बराबर 3 यहाँ हमको मिल गया, यानी जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार से हम इनके मध्य संबंध को व्यक्त कर देंगे। काहे के माध्यम से? शून्यकों का योगफल करके और शून्यकों का गुणनफल करके हम इनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध को व्यक्त कर देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ शून्यकों का योगफल हमने किया तो यहाँ गुणांकों का बटे के रूप में आता है। तो इनकी वैल्यू दोनों के आपस में क्या आई? बराबर आई। यहाँ शून्यकों का हमने गुणनफल किया और यहाँ हमने जो शून्यक थे यानी जो हमारे गुणांक थे उनका बटांकन किया। तो यहाँ पास भी इनकी वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को व्यक्त कर सकते हैं। यदि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।